हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में और इसकी राजनीतिक संगठन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। दोस्तों, मेरे पास ज़्यादा फ़ोटो नहीं है क्योंकि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो फ़ोटोज़ हैं बड़े संभल के लगाना पड़ता है, क्योंकि बात विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। कमेंट में मुझे प्यारी प्यारी गालियाँ भी खानी पड़ती है, तो इसलिए मैं बस यही बात को लेके चलूँगा। दोस्तों, एक खास बात मैं कहना चाहता हूँ कि यदि ऋग्वैदिक काल को यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ये विशेष रूप से एक था ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल संबंधित मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और उत्तर वैदिक काल में मैं वापस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और किए हुए हैं तो हाथ मत लगाइए। दोस्तों, विशाल राज्य की स्थापना के साथ ही जो ऋग्वैदिक काल का जो स्थिति मतलब विकास होने लगा था, यानी ऋग्वैदिक काल में राजा बहुत बड़ा विशाल राज्य का मालिक हुआ करता था। जन या कबीले का नेता न होकर वह विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक होता था। ये जन और कबीले नहीं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र का ही प्रमुख होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति संबंधित एक विवरण इस प्रकार मिलता है कि देवताओं तथा असुरों के परस्पर युद्ध हुआ था। उसमें लिखा हुआ है कि देवता और असुरों का युद्ध हुआ था, जिसमें देवता पराजित हो गए और देवताओं ने विचार किया कि उसकी पराजय का कारण राजा का अभाव है। अतः उन्होंने राजा को चुना और उनके नेतृत्व में युद्ध करते हुए असुरों पर विजय प्राप्त की। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि राजा का उदय सैनिक आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए किया हुआ होगा। सभी ने सहमति द्वारा अपना चुनाव किया। अब राजा जो है सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी विशाल उपाधियां धारण करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन एकराट होता था। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासन को कहा जाता था और राजसूय तथा अश्वमेघ जैसी विशाल यज्ञों का अनुष्ठान कर साम्राज्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। ऐतरेय तथा सतपथ ब्राह्मण में ऐसे सम्राटों की लंबी सूची मिलती है। राजा देवता का प्रतीक समझा जाता था। ये सारी बातें जो समझा जाना, बुक में लिखा रहना, ये पुरानी खोजकर्ताओं के द्वारा खोज किया गया है। दोस्तों, बड़े बड़े यज्ञ का मतलब ये नहीं था उस समय कि उसे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। राजा इसलिए यज्ञ करवाता था कि लोग उसको जान सके, उसकी शक्ति को पहचान सके कि है, पावर है इसमें। दोस्तों, एक खास बात मैं बताना चाहता हूं कि अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया था। परीक्षित, याद रखिएगा, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया था। सिद्धांततः यह कारण स्वयं दंड से मुक्त था। इसका यही कारण था कि वो जो है दंड से मुक्त था, वो निरंकुश था, परंतु व्यवहार में उसके अधिकारों पर कुछ अंकुश लगे होते थे। राजा जो होते थे वो निरंकुश था, उन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता था, वो जो चाहता था करता था, समाज में उसकी चलती थी। यदि वो चाह लिया कि इसको पदमुक्त करना है तो पदमुक्त हो जाता था, किसी को फांसी देना है फांसी हो जाता था। राजा मतलब भगवान, राजा ने कह दिया मतलब कह दिया। राजा की अवहेलना करना हर तरह से लोगों को नागवार गुजरता था। दोस्तों, यजुर्वेद की साहित्यों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राजा के कुछ उच्च पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। मतलब राजा का तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ उच्च पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। ये राज्य परिषद के सदस्य होते थे। रत्नी जो होते थे वो राज्य परिषद के सदस्य होते और राजा के साथ मिलकर काम करते थे, राजा को सहयोग करते थे। रत्नियों की सूची में राजा संबंधित मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आते थे। अब सवाल है कि रत्नी होते कौन थे? तो रत्नी जो राजा को छोड़ के उस सभा के समस्त लोग रत्नी की श्रेणी में आते थे। इसकी प्रथम श्रेणी में राजा की पटरानी और प्रिय रानी होती थी। यानी यदि पहली श्रेणी की बात करें तो राजा की पत्नी और पटरानी मतलब गर्लफ्रेंड, हाँ, वो होती थी, क्योंकि इसका नाम संहिताओं में
मिलता है और पुरोहित का नाम सर्वत्र रत्नों की सूची में मिलता है। यानी पुरोहित जो है सर्वत्र जितने भी रत्नियों हैं सारे रत्नियों में पुरोहित का नाम समाहित है, हर जगह उच्चारित है, हर जगह आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। विभाग अध्यक्षों में सेनानी यानी कि सेनापति, सूत यानी रथ चलाने वाला या नायक, ग्रामणी यानी गांव का मुखिया, संगृहीता यानी कि कोषाध्यक्ष और भागदूक यानी कि अर्थ मंत्री के नाम से यानी फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से मिलते हैं। दरबारी श्रेणी में छता बताते हैं क्या होता है, दैवरिक और अक्षावाप यानी कि आय व्यय का जो लेखा जोखा करता है ना यानी मुंशी जी, पालागल यानी कि विदूषक आदि सम्मिलित थे। सतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविंद कर्तन यानी कि गांव अध्यक्ष, तक्षा यानी बड़ई, रथकार यानी रथ बनाने वाला और इन जितने भी और भी इत्यादि थे, लेकिन इन सब के नाम प्रमुख रूप से मिलते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, मेरी वीडियो बाकी यूट्यूबर की तरह विजुअलाइज नहीं है, मैं उतनी अच्छी मेरे पास विजुअल इफेक्ट नहीं है, मैं एक सिंपल यूट्यूबर हूँ। अभी तक मुझे सपोर्ट नहीं मिला है, यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं आगे और भी अच्छा बनाऊँगा। हाँ, पर कमेंट मेरे पास कंटेंट है और इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी आपका भला होगा। दोस्तों ऐसा है कि कुछ भी लिख देना, कुछ भी दे देना और कुछ भी अपने व्यूवर्स को बता देना, ये मैं नहीं चाहता। मैं बड़े बड़े इतिहासकारों की बुक को रीड कर रहा हूँ, उसके बाद उन बुकों को समझ रहा हूँ और आप तक दे रहा हूँ। हो सकता है जो मैं बुक अभी जिससे हेल्प ले रहा हूँ वो बुक आपके पास हो या उस तरह की बुक आप अवेलेबल ना हो, तो आप कम से कम आपको तो इस तरह की सहायता मिल सकती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक कटेरिया होती है, मुझे 2 रुपये मिलेगी। जब 2 रुपये मिलेगी तो मैं विजुअलाइज भी करूँगा, आपका सहयोग भी करूँगा और इस तरह से करूँगा। आपको करना क्या, बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई कमी लगता है कि मेरे वीडियो में ये इस तरह की कमी है तो आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि भैया आपकी इस जगह ये कमी है, तो मैं अगली बार उसको सुधार दूंगा। चलिए दोस्तों फिर से टॉपिक की ओर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रत्नियों का प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। ज्ञात होता था कि राजसूय यज्ञ के समय राजा स्वयं पत्नियों के घर जाता था तथा उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था। तैतरीन ब्राह्मण में यह भी उल्लेख है कि राजा को राज्य प्रदान करने वाली रत्नी ही होते थे। यानी कि राजा को राज्य जो देते थे ये रत्नी ही होते, रत्नी लोग नहीं होते तो राजा को राज्य कौन देता। इसके अतिरिक्त स्थापित तथा सतपति नामक 2 प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिले हैं जो रत्नी नहीं थे। ये जो 2 नाम थे, एक का नाम था सतपति और दूसरा का नाम था सतपति और एक का था प्रांतीय पदाधिकारी। ये प्रांतीय पदाधिकारी 2 तरह के नाम थे जो कि हम लोग को रत्नी में नहीं मिलता, उल्लेख नहीं है। तो स्थापित सीमांत प्रदेश का प्रशासन और न्यायाधीश था। ये जो भी प्रदेश स्थापित होता था उसके ये सेनापति होते थे, प्रशासनिक सेनापति और न्यायाधीश भी होते थे। हो सकते थे कुछ का मानना है, हो सकते थे कुछ का मानना है, नहीं हो सकते थे तो आप समझे हो सकते थे, हैं ऐसे इमेज करके आगे चलते हैं। संभवतः 100 गांवों का समूह का अधिकार होता था एक सतपति के पास, 100 गांव, टोटल 100 गांव। उत्तर वैदिक युग में सभा और समिति के अधिकारों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। इन दोनों संस्थाओं के स्वरूप के विषय में विवाद है। लुडविग का विचार है कि सभा उच्च सदन थी जबकि पुरोहित तथा कुलीन लोगों का होता था। उच्च सदन थे और पुरोहित कुलीन लोगों का था। इसके विपरीत जो है समिति है ये आम लोगों का था और यहाँ पे सभी लोग सदस्य थे और वहीं पे बैठक करते थे, उनके विचार विमर्श सुने जाते थे। ये इस तरह की संस्था थी। लेकिन लिब्रांट के मतानुसार समिति संस्था थी जबकि सभा उसकी बैठक स्थल था। समिति जो है एक सभा थी और ये जो है संस्था जो था वो बैठक था। फिर से इस लाइन को कहता हूँ, समिति संस्था थी, एक संस्था थी और सभा जो है उसमें बैठती थी। केपी जायसवाल का विचार था कि समिति राष्ट्रीय संस्था थी जबकि सभा उसकी स्थायी समिति होती थी। अल्तेकर के अनुसार सभा प्रायः ग्राम संस्था थी और उसमें सामाजिक और राजनीतिक दोनों विषयों पर विचार किया जाता था। सभा में बहुमत से निर्णय लिया जाता था, बहुत तरह से बहुमत होता था और जो भी बहुमत मिलता था उसे निर्णय दिया जाता था। यह न्यायालय का भी कार्य होता था। समिति का स्वरूप केंद्रीय शासन और व्यवस्थापिका सत्ता के समान होता था।
वो सभा को बड़ी जनता की संसद होती थी, सभा की बड़ी जनता की संसद होती थी और उसका मान्य जो है हर जगह रखा जाता था। किंतु इसकी रचना एवं कार्य पद्धति के विषय में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये कैसे किया, नहीं किया, कुछ भी नहीं। संभव है कि इसका स्वरूप एवं कार्य पद्धति गणराज्यों की केंद्रीय समिति जैसे ही रहे होंगे, जिसमें सैनिक एवं कुलीन वर्ग के प्रमुख व्यक्ति भाग लेते होंगे। संहिता और जो है ब्राह्मण काल तक आते आते समिति का प्रभाव कम होने लगा और यह केवल जो है एक परंपरा रह गया और ये बस परामर्शदाती बन गया। ये लोगों को अपना सलाह मशवरा देने का काम करने लगा और उसी में जाके ख़त्म हो गया। दोस्तों, सभा और समिति के साथ साथ हमें विधव नाम का एक अन्य संस्था भी उल्लेखनीय है। अलकेतर महोदय इसकी उत्पत्ति जो विद यानी जानना से लगाए हुए हैं, जिसमें विद्वानों का परिषद कहा जाता है, यानी इंक्वायरी ऑफिस, जहां धार्मिक और जो है दार्शनिक प्रकार के जो है विचार विमर्श किए जाते थे, जानकारी लिए जाते थे, ज्ञान का आदान प्रदान किए जाते थे। दोस्तों, अपनी सेवाओं के बदले राजा को प्रजा से कर मिलता था और प्रजा जो है राजा को कर देते थे। राजा का सेवा क्या होता था? प्रजाओं की देखभाल करना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, फिर भी मैं रोजीना वीडियो बना रहा हूँ और शायद मैं जल्दी ठीक भी हो जाऊँ। इसी के साथ धन्यवाद।